को तोड़ते हैं वो दूसरों को जोड़ते भी हैं। कल्चरल नेशनलिज्म कुछ ऐसा कनेक्शन बनाता है क्या कल्चरल नेशनलिज्म? ऐसा क्यों है कि वेस्ट में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह पर हम एक कल्चरल नेशनलिज्म का ट्रेंड इमर्ज होते हुए देख रहे हैं। तो व्हाट इज कल्चरल नेशनलिज्म? देखिए, जब हम कल्चर के बेसिस पर अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं विद द पीपल हु आर अराउंड अस, तो उसको हम कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक देश के भाग, मतलब नेशनलिज्म इज अबाउट इमोशनल कनेक्ट, तो आप इंडियन हैं, इस बात का बेस आप किसको मानते हैं? तो अगर आप कहें कि भाई हमारा जो नेशनलिज्म है इट इज कनेक्टेड टू, बिकॉज हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं ना, हम एक गवर्नमेंट के अंडर है ना, इस वजह से हम इंडियन हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है आप पॉलिटिकल नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं। क्योंकि कल्चरल नेशनलिज्म कहता है कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, एक सरकार है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है ऐसा है जो हमें जोड़ता है, और वो है हमारा कल्चर। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर श्याम सरन कहते हैं कि इंडिया और चाइना सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, यानी कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन से मॉडर्न तक हम एक कनेक्टिविटी देखते हैं, और इसकी वजह से हम इस इंडियन पेनिनसुला में जुड़ाव देखते हैं। देखिए, जो फाइट होती है ना दुनिया में कि कौन ऊपर है, कौन ज्यादा पावरफुल है, वो केवल हथियारों और पैसों से नहीं जीती जाती, वो एक्चुअली ग्लोबल कल्चर्स पर आपका क्या इंफ्लुएंस है उससे भी जीती जाती है। आज के समय में कहा जाता है कि इस ग्लोबल कल्चर की फाइट में वेस्ट लीड कर रहा है, लेकिन जो कल्चरल नेशनलिज्म की वेव अब दुनिया भर में चल रही है, स्पेशली एशिया में, मिडिल ईस्ट में, वो वेस्टर्न कल्चरल इंपीरियलिज्म, क्योंकि उनका इंपीरियलिज्म हम अपने नेशनलिज्म से तोड़ना चाहते हैं, अपने आप को उस पुरानी लेगेसी से आजाद करना चाहते हैं। अब वेस्ट में भी इसका राइज है, क्योंकि जैसे ट्रंप की जीत और ट्रंप के जो बयान हैं, ट्वीट हैं, तो आप उनके मैक्सिमम ट्वीट्स, अभी मैं एनालिसिस आपको शो करूंगा, तो आप पाएंगे कि उसमें एथनिक बेसिस पे नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कौन है असली अमेरिकन, मेजॉरिटी, मैं उनके साथ हूं, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ हूं, मैं पहचानना पड़ेगा कि कौन ट्रू अमेरिकन नहीं है, पहचानना पड़ेगा। और वही प्रॉब्लम का कारण है जिस प्रॉब्लम को अमेरिकन झेल रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, ये कोई रैंडम थॉट प्रोसेस नहीं है, ये डीप आइडियोलॉजिकल यूसेज है पॉलिटिकल पावर को गेन करने का। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि यूएसए में, यूरोप में, चाइना में, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में कैसे इस कल्चरल नेशनलिज्म की वेव को यूज किया जा रहा है। क्योंकि आप अगर सोचेंगे अच्छा ट्रंप जिम्मेदार है ना, वो लीडर जिम्मेदार है ना, जो पोलैंड में कल्चरल नेशनलिज्म का इस्तेमाल हो रहा है, हंगरी में हो रहा है, स्लोवाकिया में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, ब्रेक्सिट के दौरान हो रहा है, यूरोप के अन्य जगह पर, जर्मनी में हो रहा है। जर्मनी में एक स्टेट में एफडी पार्टी जीत जाती है जिसकी आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नाजी पार्टी, हिटलर की पार्टी के साथ है। तो भाई साहब, कुछ तो सोसाइटी में ऐसा पक रहा है जिससे सोसाइटी ऐसे लीडर्स को पसंद कर रही है, क्योंकि सोसाइटी पसंद कर रही है। तो यानी कि सोसाइटी को हमें जानना है कि यहां पर क्या चल रहा है, क्यों ये ट्रेंड चल रहा है। 2014 के बाद से कल्चरल नेशनलिज्म इन इंडिया इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज नेशनल रिवाइवल, और कुछ ऐसा ही शी जिनपिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नेशनल रिवाइवल वो भी कर रहे हैं चाइना का। तो यानी कि कुछ तो ऐसा है जो अंडर करंट की तरह हो रहा है, राइट। तो ये वीडियो थोड़ा सा और इंट्रीगिंग, थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाली है, राइट। और हम इसको 3 लेयर्स में पढ़ेंगे। पहले वेस्ट, यूएसए में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, फिर मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और उसके बाद एशिया में चाइना, इंडिया, और इंडिया की पॉलिटिक्स। तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले बेसिक डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हम एक हैं ड्यू टू वन कॉमन कल्चर। जब कॉलोनियल पावर्स हम पर राज करती थी तो वो डिनाई करती थी कि इंडिया इज अ नेशन। हम पूछते थे भाई कैसे डिनाई कर रहे हो, तो उनके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स कहते थे कि नेशन की डेफिनेशन नहीं पता आपको। नेशन की डेफिनेशन होती है जहां पर एक गवर्नमेंट के अंडर एक कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर वाले लोग रहते हैं। लेकिन इंडिया, देखो तुम्हारे यहां तो इतने सारे नेशन हैं, मतलब वो इंडिया को कहते थे इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैविंग मल्टीपल नेशंस एंड सून इंडिया इज गोइंग टू ब्रेक अवे। हमने कहा अच्छा, मतलब इंडिया इज गोइंग टू ब्रेक अवे बिकॉज आपकी नेशन की डेफिनेशन में हम फिट नहीं बैठ रहे। तो
इंडिया का काउंटर क्या है? इंडिया काउंटर है कि देखो अपनी डेफिनेशन रखो अपने पास, क्योंकि आपकी डेफिनेशन यूनिवर्सल डेफिनेशन थोड़ी ना है भाई। आप इंसान ही तो हो, आपने डेफिनेशन बना दी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, तो इसका मतलब है हम इसको मान लें? यहाँ नहीं, यहाँ अपनी डेफिनेशन चलेगी। तो ऐसे में अरबिंदो घोष इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान वो यूज करते हैं दिस वर्ड, कल्चरल नेशनलिज्म इज नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि वेस्ट का जो नेशनलिज्म है, जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म है, एक कॉमन एथनिसिटी, कल्चर, लैंग्वेज के बेसिस पर वो नेशन बताते हैं। वो कहते हैं आपका नेशन ना टेरिटोरियल है, लेकिन हमारा जो आइडिया ऑफ नेशन है, इंडिया का जो आइडिया ऑफ नेशन है, वो केवल टेरिटोरियल नहीं है। यानी कि भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले या उससे भी पहले भले ही अलग अलग राजा होते थे, लेकिन कॉमन कल्चरल लिंक्स वर देयर, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन इंडियाज नेशनैलिटी, राइट? तो पॉलिटिकल नेशन, कल्चरल नेशन, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब देखिए राइज कैसे हो रहा है यहां पर वेस्ट में। ट्रंप का जीतना और उनकी स्ट्रेटेजी, ब्रेक्सिट का होना, जब ब्रिटेन कहता है यूरोप वी आर स्केप्टिक अबाउट यू, यूरोपियन यूनियन का पार्ट हम नहीं बनेंगे, हम एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि वी बिलीव दैट वी शुड थिंक अबाउट आवरसेल्फ। साथ में राइज ऑफ राइट, तीनों को जानते हैं। सबसे पहले ट्रंप के जीतने के पीछे पॉपुलिज्म है, यानी कि उन्होंने वो बात कही जो जनता चाहती है। और भाई सफल नेता तो वही होता है ना जो पहचाने जनता की नब्ज क्या है, जनता क्या चाहती है। तो इन्होंने इस्तेमाल किया कि दिस इज द टाइम वी नीड टू आइडेंटिफाई हु आर ट्रू अमेरिकन एंड हु आर नॉट, पहचानो उनको। इन्होंने कहा माइग्रेंट, माइग्रेंट चाहे मैक्सिकन है चाहे मुस्लिम्स हैं, दे आर प्रॉब्लम, राइट? आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं पॉलिटिकल एलीट, यानी कि कुछ ऐसे एलीट हैं अमेरिका के कि उनको तो फायदा हुए जा रहा है, लेकिन कॉमन पीपल यानी कि ये मिडिल क्लास, पुअर क्लास, तुम्हें क्या मिला है? तो दे आर लाइक ट्रंप बिल्कुल सही कह रहा है। ये जो पॉलिटिकल एलीट हैं और ये जो माइग्रेंट हैं, बाहर से आए हैं, इन्होंने अमेरिकन ड्रीम का पावर तो इन्होंने ले लिया। तो इट इज टाइम फॉर प्रोटेक्शनिज्म, इट इज टाइम फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। मागा, इसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, राइट? कैंपेन स्ट्रेटेजी देखिए, ये उनके सारे के सारे जो ट्वीट्स हैं कैंपेन के दौरान, उसका एनालिसिस वाला चार्ट है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा ट्वीट्स उनके किस पर हैं? एथनिक आइडेंटिटी पर, मतलब ओपोनेंट पर, पब्लिक पॉलिसी, मीडिया एस्टैब्लिशमेंट, इन सब पर बाद में, सबसे पहले एथनिक आइडेंटिटी पर। यानी कि अमेरिकन्स, यू नीड टू बी प्राउड अबाउट योरसेल्फ, यू वर एक्चुअली ट्रैप्ड, बट अब आ गए हैं ट्रंप, एंड दिस ट्रंप इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो यानी कि अमेरिका के जो ट्रू अमेरिकन्स हैं उनका प्रोटेक्टर कौन है? वो ट्रंप है। इन्होंने ऐसा प्रोजेक्शन किया। तो इन पॉलिटिकल एलिट्स की अब खैर नहीं। मैक्सिकन जो बॉर्डर्स हैं उस पर हम बनाएंगे वॉल, जो उन्होंने ट्राई किया था पिछली बार भी, और जो मुस्लिम्स माइग्रेंट्स आ रहे हैं दुनिया भर के देशों से, उन पर हम लगाएंगे रेस्ट्रिक्शन। तो ये जनता को पसंद आया कि भाई यही चाहिए हमें, तो क्योंकि जनता देख रही है एक तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, परेशान, मतलब पॉवर्टी, होमलेसनेस, ये जो प्रॉब्लम है। तो जब पॉवर्टी होमलेसनेस होती है तो इसमें एंजाइटी होती है कि नहीं होती है? और ये रूल है, जो भी सोसाइटी एंजाइटी में होती है वो चाहती है एक स्ट्रांग लीडर। आपने सुना होगा, ये देखा ही होगा कि ट्रंप पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, गोली यहां से निकलती है, लेकिन ट्रंप फिस्ट दिखाते हैं। तो भाई साहब बहुत बड़ी बात थी वो। किसी पर ऐसा अटेम्प्ट हो तो होश खराब हो जाए, हो सकता है बेहोश हो जाए, हो सकता है सोचे कि यार दूसरी गोली ना लग जाए, लेकिन वो हिम्मत दिखा रहे हैं। तो इट बिकेम अ सिंबल दैट ही इज अ स्ट्रांग लीडर। और भाई जनता जो एंजाइटी में खुद जो परेशान है वो स्ट्रेंथ को ढूंढता है, तो जो स्ट्रेंथ दिखाएगा वो वोट पाएगा। तो ये उन्होंने किया। ट्रंप ने प्रोजेक्ट किया कि ग्लोबलाइजेशन से हमें मिला क्या है। अब देखा जाए तो अमेरिका को बहुत कुछ ग्लोबलाइजेशन से ही मिला है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कल्चरल नेशनलिज्म का इस्तेमाल यूएसए में हो रहा है। अब यूएसए के मतलब साथ एक अजीब सी बात है कि यूएसए में जो नेटिव्स थे, जो रेड इंडियंस थे, उनको तो इन्होंने खत्म ही कर दिया, मतलब डिमिनिश कर दिया। अब वहां पर जो हैं वो यूरोपियन कॉलोनीज जब बनी थी उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो कहा जाता है कि अमेरिका इज अ लैंड ऑफ माइग्रेंट्स। Who are true Americans? How you are going to define that? But Trump is saying no more. अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि अमेरिका इज लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। अमेरिका में देयर इज अ कैटेगराइजेशन, यानी कि कुछ ट्रू अमेरिकन्स हैं, दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ, देयर वैल्यूज, देयर वे ऑफ लाइफ, एंड देयर आर सम इमिग्रेंट्स व्हिच आर क्रिएटिंग, इलीगल इमिग्रेंट्स व्हिच आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ग्लोबलाइजेशन से इन्हें फायदा तो हुआ है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं क्या मिला, किसको नहीं मिला?
गरीब को नहीं मिला, मिडिल क्लास को नहीं मिला। और फायदा किसको हुआ? दो को हुआ, या तो एलीट को हुआ, एलीट अमीर वर्ग, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पीपल, और फॉरेनर्स को हुआ। तो अब एक तरीके से जो परेशान हैरान परेशान हैं उनको आसान तरीके से बताना होता है सॉल्यूशन क्या है। ये होता है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म क्या करता है? देखो, जनता को अगर लॉजिक वगैरह समझाओगे कि इकोनॉमिक रीजंस ये हैं, पॉलिटिकल रीजंस ये हैं, जनता हो जाएगी बोर, वो वोट भी नहीं देगी तुम्हें, बात चाहे तुम बिल्कुल लॉजिकल कर रहे हो। लेकिन पॉपुलिस्ट लीडर क्या करता है? वो डॉगमास का इस्तेमाल करता है, वो काउंटर एनलाइटनमेंट बातें करता है। डॉगमास का मतलब पुराने बिलीफ। वो कहता है कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जिन पर सवाल भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हमारी और आपकी जो सोच समझ है वो किस आधार पर बेस्ड है? हमारी नॉलेज पर बेस्ड है। और हमारी नॉलेज जरूरी है क्या? हमारा लॉजिक, क्योंकि हमारी नॉलेज पर बेस्ड है, तो भाई आपकी नॉलेज भी तो लिमिटेड है। तो क्या गारंटी है कि आपकी जो नॉलेज है उसके बेस पर जो आपका लॉजिक है वो हर तरह की रियलिटी को समझ सकता हो? बात समझ में आई है? यानी कि अगर आप सोचोगे कि भाई मैं तो अपने लॉजिक से चलूंगा, लेकिन भाई साहब आपके लॉजिक की भी तो लिमिटेशन है, क्योंकि लॉजिक किस बेसिस पे लगाते हो? अपने ज्ञान के बेसिस पे लगाते हो। लेकिन अगर आपका ज्ञान ही सीमित है, क्योंकि ज्ञान की कोई लिमिट तो है नहीं, तो ट्रंप और अदर पॉपुलिस्ट लीडर्स दे वुड से कि देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो पास्ट की हैं, पुरानी हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो आज आप लॉजिक से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो, लेकिन उसको साइडलाइन करो। बिलीव इन सर्टेन डॉगमास विच गिव यू प्राइड, लॉजिक नहीं, प्राइड। तो अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अब यहां पर उनका कहना है कि एलीट कंट्रोल करते हैं पॉलिटिक्स को, एलीट, और ये एलीट ही हैं जिनको फायदा होता है कि अमेरिका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपना कमिटमेंट बढ़ाता रहे। लेकिन दिस इज द टाइम दैट नेशंस हु वांट सपोर्ट फ्रॉम यूएसए दे शुड पे अप। ट्रंप का बयान सुना होगा ना आपने, एज आई एम गोइंग टू बिकम प्रेसिडेंट आई एम गोइंग टू क्वेश्चन these people in NATO whether you are paying up your share or not. USA is going to provide security only to those who are going to pay up. अपना पैसा लगाओ भाई, सुरक्षा तुम्हारे जिम्मे। हम कब तक अपना सपोर्ट देते रहेंगे? और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के फेवर में काम नहीं करेगी उससे यूएसए आ जाएगा बाहर। जैसे कि इससे पहले WHO के लिए सीधा कह दिया काम की नहीं है WHO, WTO के लिए कह दिया अरे यूएसए की कंपनीज के इंटरेस्ट में डेवलपिंग कंट्रीज के आर्म्स को ट्विस्ट नहीं कर पा रहा WTO, काम का नहीं है WTO। यूनेस्को को कह दिया, क्योंकि यूनेस्को जो यूएसए का स्टैंड था जेरूसलेम को लेकर, तो यूएसए ट्रंप के टाइम पर उसने कहा जेरूसलेम ही है कैपिटल, चाहे वो कंटेस्ट होती रहे पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में। तल अवीव से जेरूसलेम कैपिटल बना दिया गया, उसमें अपनी एम्बेसी को शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ पर यूनेस्को ने कहा कि देखो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है ना, इससे जो कल्चरल हेरिटेज की साइट्स हैं उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो ट्रंप वुड बी लाइक कि अच्छा यूनेस्को तुम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहे ना, लो तुम्हें फंडिंग ही नहीं करेंगे अब नेक्स्ट। तो यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर जब वो क्वेश्चन करते हैं, उनको सपोर्ट कम देते हैं, तो लोग उसको पसंद करते हैं कि ठीक करा, जवाब दो इनको। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग टैक्स पेयर सोचते हैं यार हमने पैसा दिया है तो हमारे इंटरेस्ट में काम करे, राइट। एथनो नेशनलिज्म, ये आइडिया कह रहा है कि अगर हम होस्ट नेशन हैं और हमारे यहाँ माइग्रेंट्स आ रहे हैं, दीज माइग्रेंट्स शुड सर्व आवर इकोनॉमी, दे कैन लिव, दे कैन सर्व आवर इकोनॉमी। लेकिन ऐसे माइग्रेंट्स, दोज हु कैन नॉट सर्व और कंट्रीब्यूट इन आवर इकोनॉमी और दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, दे हैव नो राइट टू कम हियर, नो राइट टू कम हियर। इससे पहले एक पर्सपेक्टिव था कि देखो अगर ये रिफ्यूजीज आ रहे हैं अपने प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, इनकी हत्या हो जाती है अपने देश में, तो भाई होस्ट कंट्री ह्यूमन राइट्स की वजह से इनको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अब जो एथनो नेशनलिज्म वो कह रहा है कि भाई साहब डेमोग्राफिक एंजाइटी हो रही है। डेमोग्राफिक एंजाइटी का मतलब अगर इलीगल इमिग्रेंट्स या फिर लीगल इमिग्रेंट्स भी हैं, अगर वो अपना रिलीजन, अपने कल्चर को एक्सपेंड करते चले जाएंगे तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी संख्या हो जाएगी कम, और उनकी संख्या हो जाएगी कम तो एक्चुअली रिसोर्सेज पर, इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल बाहर के लोगों का हो जाएगा। तो इस वजह से भी कल्चरल नेशनलिज्म एक प्रोमिनेंट आइडिया बन गया है जो स्ट्रेंथ लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए डेमोग्राफिक एंजाइटी, ब्रेक्सिट हुआ, सीरियन रिफ्यूजीज के खिलाफ आवाज उठाई गई, यूरोप में भी, यूएसए में भी। यूरोपियन पॉलिसीज भी अब एंटी इमिग्रेंट हो रही हैं। बाकायदा इलीगल इमिग्रेंट्स को जो यूरोप में एंटर कर रहे हैं उनको वहां से उठाकर भेज रहे हैं अफ्रीका के कई देशों में। तो दिस इज हैपनिंग। रेडिकल राइट जो है, जो राइट विंग का राइज हो रहा है दुनिया भर में हो रहा है, वो हो क्यों रहा है? क्या पॉइंट्स हैं, क्या उनकी पॉलिसीज हैं? तो सबसे पहला है एक्सक्लूसिव कल्चरल एंसेस्ट्री, यानी कि फार राइट कहता है कि देखो दिस इज द टाइम
दैट वी शुड एक्चुअली एम्ब्रेस स्ट्रेंथ। हमारे एंशिएंट पास्ट में कुछ ऐसा है जो हमें प्राउड फील कराता है, और जब तक कोई नेशन अपने बारे में प्राउड फील नहीं करता तब तक वो अपनी ताकत को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि तब नहीं तो फिर वो क्या करता रहेगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, डिप्लोमेसी में, हर जगह पर वो कॉपी करना शुरू करेगा पुराने तौर तरीकों को। लेकिन जब तक आप नए रास्ते नहीं बनाओगे तो दूसरे तुम्हारे रास्ते को एम्ब्रेस करेंगे क्या? तुम्हारा कोई रास्ता ही नहीं है जब तुम दूसरे को ही कॉपी कर रहे हो। तो इनका मानना है कि एक्सक्लूसिव कल्चरल एंसेस्ट्री, जिससे कि यू कैन प्रोजेक्ट दैट यस यू हैव सम सुपीरियरिटी कंपोनेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स। काउंटर एनलाइटनमेंट, जैसे जो राइट विंग है वो कंजर्वेटिविज्म के आइडिया को, बिलीफ को प्रोजेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, राइज ऑफ कंजर्वेटिव आइडिया हो रहा है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। कंजर्वेटिव का मतलब वी नीड टू कंजर्व ट्रेडिशंस, कल्चर। ट्रेडिशन एंड कल्चर ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के को बांधने के लिए। कोई भी सोसाइटी जब तक वो एक मतलब जुड़ाव नहीं होगा तब तक वो सोसाइटी वर्क ही नहीं कर सकती। देयर शुड बी सम ग्राउंड रूल्स, और उनका कहना है कि ट्रेडिशंस, रिचुअल्स ही ज़रूरी हैं। अगर आप आज के नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन करने लगे, अरे यार ये ट्रेडिशन का क्या काम, ये रिचुअल का क्या काम, तो भाई साहब तुम्हारी आज की नॉलेज हो सकता है सीमित हो। जिस समय पर ये ट्रेडिशन कल्चर बने थे उस समय पर उनके पास कुछ और सेट ऑफ आइडियाज़, कुछ और सेट ऑफ नॉलेज होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स बनाए होंगे। तो यू शुड थिंक ऑफ दैट। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना है कभी अपने घर में, जैसे आपने कहा कि सैटरडे को, या आपने अपनी मम्मी से कहा है, पापा से कहा कि आई एम गोइंग फॉर से हेयर कट, तो उन्होंने कहा यार सैटरडे को क्यों यार बाल कटाने जा रहा है। रात को मान लीजिए आप नेल्स कट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं यार रात को तो नेल्स क्यों कट कर रहा है। तो ऐसे में आपने उनसे पूछा होगा यार इसका लॉजिक बताओ। अगर आपने इसका लॉजिक बता दिया तो ठीक है, मैं सैटरडे को हेयर कट नहीं कराऊंगा, या फिर मैं नेल्स कट रात को नहीं करूंगा। अगर लॉजिक नहीं बता सकते तो फिर मुझे रोको मत। ऐसा हुआ आपके घर में? फिर वो क्या कहते हैं आपको, यार ये रिचुअल ट्रेडिशन में है, अगर उस समय से चलता आ रहा है तो मतलब देयर शुड बी सर्टेन इनसाइट्स। अब जो कंजर्वेटिव आइडिया वो कहता है कि देखो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉलोइंग दोज रिचुअल्स विच आर मेकिंग आवर सोसाइटी वीक। इस केवल बात पर कि कुछ रिचुअल ट्रेडिशन ना सोसाइटी में सुपरस्टिशन फैलाते हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटी फैलाते हैं, शोषण दिखाते हैं, तो इसके बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा कल्चर, पूरा का पूरा ट्रेडिशन वो सब डेंटेड है, सबको ब्लैक पेंट कर दो। नहीं, ये नहीं तुम कर पाओगे, क्योंकि कोई भी सोसाइटी इवॉल्व होती है तो हर एक सोसाइटी में कुछ उस समय के हिसाब से कल्चर ट्रेडिशन चेंज होने चाहिए। लेकिन जो चीज़ जिसमें डीप इंसाइट है, जो हमें बांध कर रख सकती है, जिससे हम प्राउड फील कर सकते हैं, जिससे हम अपनी पावर को रियलाइज कर सकते हैं, उस पर तो काम करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम पास्ट की कल्चर ट्रेडिशन की बात क्यों कर रहे हैं, जब आज हमारी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक पावर, हार्ड पावर। अब कल्चर ट्रेडिशन से कोई पैसा तो बनाया नहीं जाएगा, इकोनॉमी थोड़ा ना 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगी। आप ऐसा सोच रहे होंगे, है कि नहीं? सोच रहे हैं ना ऐसा। अब जो इंडिया का कल्चरल नेशनलिज्म है, उसमें जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट पावर में है वो यही कर रही है। वो कह रही है कि कल्चर ट्रेडिशन फ्यूज्ड विद न्यू लिबरल आइडिया, यानी कि व्हेन यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू, व्हेन यू आर गोइंग टू हैव सर्टेन इनसाइट्स इन योर कल्चर विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड इन प्रोवाइडिंग सोल्यूशन, यानी कि तुम्हारे कल्चर ट्रेडिशन की कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आज दुनिया की कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकती हैं, और जो दूसरे के देश में, दुनिया में सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा उसके रिलेशन उसके साथ अच्छे होंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि मॉडर्नाइज मत हो, हम ये नहीं कह रहे इकोनॉमिक पावर मत बनो, इकोनॉमिक पावर तो बनना पड़ेगा, बट उसके लिए अपने आप में प्राउड होना पड़ेगा, अपने कुछ इंसाइट्स, वैल्यूज को दुनिया को ऑफर करना पड़ेगा, राइट? तब जाकर वो एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज बनेगा आपके डेवलपमेंट का। दैट इज व्हाट दे बिलीव इन। अपनी एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी को पहचानो, सिंगल आउट करो कल्प्रिट्स को, यानी कि जो तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। तो राइट विंग यहां पर कह रहा है ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये तुम्हें आज तक कमजोर बनाता आया है। इसने तुम्हें बताया है कि तुम्हारे इतिहास में था क्या, ये कुछ राजा थे, आपस में लड़ते रहते थे। अब ये लड़ते रहते तो ब्रिटिशर्स आए कि अच्छा तुम लड़ रहे हो, चलो हम तुम्हें कैप्चर कर लेते हैं। इससे फालतू तुम्हें क्या सिखाएगा? मतलब ये परसेप्शन तुम्हें अपने पास्ट का बताया गया, तो जो हिस्ट्री में ही अपने वीकनेस ढूंढ रहे हैं, तो बाहर वाले तुम्हें वीक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। जैसे कि वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते थे, वेस्टर्न स्कॉलर्स यूज्ड टू से दैट इंडियाज कल्चर, इंडियाज पास्ट शोज मीकनेस, बैरबरिज्म। मीकनेस मतलब वो कमजोर है, बैरबरिज्म है। They are too much into spirituality
and lack material insights, lack strategic insight। अब ये सारी बातें गलत है, लेकिन जब एकेडमिक्स जो हैं, प्रोफेसर्स जो हैं, जो इतने यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हैं, वो सब भी उन्हीं की बातें गा रहे हैं, क्योंकि भाई उन्हीं की फंडिंग, उन्हीं का इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ इन यूनिवर्सिटीज़, तो भाई आप वही सीखोगे। फिर आपके पेरेंट्स भी आपको यही बातें बता रहे हैं, वही हिस्ट्री बता रहे हैं, तो आप यही सीखोगे। तो अल्टीमेटली इसका स्केल पर सोचो कितना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इसी को काउंटर करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि स्टैब्लिशमेंट, यानी कि पहले कॉलोनियल पास्ट में कुछ लीडर्स, और अगर इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद फिर भी कौन सी ऐसी ताकतें थी भाई जो सेम वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर लेकर चल रही थी, सो दैट दे कैन एक्चुअली कंटिन्यू हैव दिस पावर द वे दे वर हैविंग। एडवोकेट, अब ये सिंपल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हालांकि जब भी कोई इतने बड़े बदलाव की बात होती है दुनिया में, तो सॉल्यूशन सिंपल नहीं होते, लेकिन अगर आपको जनता को समझाना है तो आपको सिंपल स्टोरी बतानी पड़ेगी, सिंपल तरीके बताने पड़ेंगे। लेकिन जब आप पावर में आओगे तो आपको उन नुआंसेस, बारीकियों पर काम करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे कि पॉपुलिस्ट लीडर्स क्या कहते हैं, कल्प्रिट्स कौन है, ये फॉरेनर्स हैं, ये इमिग्रेंट्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आइडियोलॉजिकल एक ऑब्सेशन होता है। जैसे कि यूरोप में क्या चल रहा है, यूरोप में एक यूरोप स्केप्टिसिज्म चल रहा है। क्या यूरोपियन यूनियन एज एन आइडेंटिटी नेशन की आइडेंटिटी से ऊपर होना चाहिए? कारण यूरोपियन यूनियन को कहा जा रहा था कि अब नेशन की जो आइडेंटिटीज हैं दुनिया भर में वीक हो जाएंगी, क्योंकि अब दुनिया सुप्रा नेशनल आइडेंटिटी की तरफ जा रही है। ये बातें कही जा रही थी। मैं पीएसआर ऑप्शन में भी पढ़ाता था ये बात, अभी भी पढ़ाता हूं, क्योंकि भाई टॉपिक है वो इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच, कि भाई जैसे कि यूरोप एक हो गया, तो इसी तरीके से अब दुनिया में कई कई देश एक होकर मर्ज हो जाएंगे और एक आइडेंटिटी बनती चली जाएगी। यूरोप में हालांकि नेशन भी बना हुआ है और यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, लेकिन ग्रेजुअली जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो ऊपर चली जाएगी। ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन जो रिसेंट ट्रेंड देखे जा रहे हैं, क्या हो रहा है यहां पर, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, क्या हो रहा है, दे आर सेइंग भाई नेशनल आइडेंटिटी को वीक नहीं होने देना है, नेशनल आइडेंटिटी में हमें प्राउड करना है। यूरोपियन यूनियन की हर एक बात को मानेंगे नहीं, तो इसका मतलब है नेशनलिज्म का दोबारा से सर्ज हो रहा है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यहां पर देखिए यूरोफोबिया, यूरोप स्केप्टिसिज्म, यही मैं बात बता रहा था। अब देखिए यहां पर हना अरेंट कह रही हैं कि यूरोप में ना इनइक्वालिटी पहले भी थी, कमजोर लोग पहले भी थे। उनको तब ये ख्याल आ जाना चाहिए था कि भाई ये जो यूरोपियन बड़ी पावर है, इसमें एलीट ही तो हैं जो पावर को गेन कर रहे हैं, तो तब क्यों नहीं जागे ये? तो हना अरेंट कहते हैं तब इसलिए नहीं जागे क्योंकि तब यूरोपियन पावर्स ने ना इनको बताया कि देखो हम ना एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो जगह जगह कॉलोनी बना ली। तो जो ब्रिटेन का जो वर्कर है और जो इंडिया में वर्कर है, तो इंडिया का वर्कर ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है देन ब्रिटेन वर्कर। एंड ब्रिटिश वर्कर को कहा जा रहा है कि यार तुम ब्रिटिश सिटीजन हो, और ब्रिटिश सिटीजन तो वो है जिसका दुनिया भर में राज है, देखो दुनिया भर में इन्फ्लुएंस है। तो भले उसके हालात ख़राब हैं, लेकिन वो प्राउड फील कर रहा है कि यार मैं तो ब्रिटिश हूँ। ये देखो एशिया, अफ्रीका, गुलाम लोग। हालांकि उसकी भी लाइफ में गुलामी है, उसकी लाइफ में गुलामी है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की। ऐसा हना अरेंट कह रही है, उनके भी इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है वहां पर उन वर्कर्स के, पुअर के, लेकिन वहां पर फिर भी वर्कर पुअर को मैनेज कर रही थी सरकारें कि भाई देखो तुम इनसे तो ऊपर हो। और फिर जब दुनिया भर से पैसा कमा रहे थे तो उसको इनके ऊपर खर्च भी कर रहे थे, तो इनको तो वेलफेयर हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, देवर मैनेज्ड। ये चल रहा था। फ्रेंच वर्कर्स देखिए ऐसे ही फ्रेंच के साथ था, हालात खराब, लेकिन लग रहा है यार फ्रेंच आर सुपीरियर, क्योंकि फ्रेंच की भी जगह जगह कॉलोनी थी। लेकिन क्या अभी ऐसा चल रहा है? नहीं। अब जो यूरोपियन प्राइड है उस पर लग गया है डेंट। कारण अब ये खुद यूरोपियन देश देख रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में दे आर फाइंडिंग डिक्लाइन, क्राइसिस में, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन में दे आर फाइंडिंग क्राइसिस। आप देखो फ्रांस में इस पूरे साल में मैंने कितनी बार ऐसे इवेंट्स पर वीडियो बनाई कि क्या चल रहा है फ्रांस में, आगजनी चल रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स, लीगल इमिग्रेंट्स वर्सेस फ्रेंच पीपल, क्राइसिस चल रहे हैं। देखो इंग्लैंड में, इंग्लैंड पर वीडियो बनाई थी, वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बीच में ऐसा लग रहा था कि हो रही है, राइट। ऐसा ही स्वीडन में देखो। तो यानी कि जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस थे, यहां पर इंटरनल क्राइसिस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, तो यानी कि इनस्टेबिलिटी, राइट, क्राइम रेट बढ़ रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखो तो भाई उसमें एशिया के कई देश इनसे ऊपर आ रहे हैं। तो अब होने लगी है इनको एंजाइटी कि यार ये अब नहीं चलेगा। तो अब इस वजह से यहां पर राइट का ट्रेंड बढ़ रहा है, राइट, ये यहां पर हो रहा है। अब इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी है ना, क्योंकि जो आप शुरू से अपने आप को प्राउड फील करते आ रहे थे, लेकिन अब दूसरे देश ताकतवर होते जा रहे हैं,
तो यार आपको तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएगा, आपका आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा। अब इस वजह से यहां पर ये बातें आ रही हैं कि नॉट माइग्रेंट, नॉट गे, नॉट वोक, वी हैव टू फोर्ज अ सिंगल सेंस ऑफ यूनिटी, राइट? क्यों नॉट गे, नॉट माइग्रेंट, ये हम क्यों बातें कर रहे हैं? जिससे कि हम अपने ट्रेडिशंस में, कल्चर्स में, उसमें प्राउड फील कर सकें। अब ये केवल वेस्ट में थोड़ी ना है, देखिए मिडिल ईस्ट में भी कल्चर आइडेंटिटी के बेसिस पे अपने आप को स्ट्रांग बनाया जाता है। व्हाट इज ईरान डूइंग? ईरान इज यूजिंग शिया एज एन आइडेंटिटी। उस कल्चर के बेसिस पर वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी को तो स्ट्रांग करता ही है, बट दुनिया भर के शियाज को एक साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अगर आप में से कोई शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कमेंट में, आपको नहीं लगता यू फील अ इमोशनल अटैचमेंट विद आयतुल्लाह खमैनी? आयतुल्लाह खमैनी है ईरान के सुप्रीम लीडर, लेकिन अगर उनकी तबीयत को कुछ होता है या उनका बयान आता है तो यू फाइंड अ सेंस ऑफ सोलिडारिटी। कारण ये एक फैक्ट है, कारण क्योंकि शिया एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के बेसिस पर इस आइडेंटिटी के बेसिस पर ये सोलिडारिटी रखता है, एकता लाता है। और ऐसे ही फॉर एग्जांपल सऊदी है, सऊदी वही काम वहाबिज्म के बेसिस पे करता है। दुनिया भर में वहाबिज्म की जो यूनिट्स हैं उनको फंड कर रहा था, प्योरिटी ऑफ इस्लाम की बात कर रहा था, जिससे सबका कमिटमेंट किसकी तरफ रहे? सऊदी एज मुस्लिम लीडर की तरफ रहे, राइट? तो अपनी सोसाइटी में भी कर रहे हैं और दुनिया में भी उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन अब वेस्ट यहां पर क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में? अब इनको लग रहा है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है कहीं ना कहीं ये मुस्लिम आइडेंटिटी को थ्रेटन कर रहा है। ओसामा बिन लादेन व्हाट ही वाज सेइंग कि वेस्ट हमें जो नुकसान पहुंचा रहा है वो केवल इकोनॉमिकली नहीं पहुंचा रहा, केवल पॉलिटिकली नहीं पहुंचा रहा, हमारे कल्चर पर इंपैक्ट डाल रहा है। और इस्लामिक देशों से अगर इस्लाम की वैल्यूज छीन लोगे तो बचेगा क्या? दिस इज द परसेप्शन विच इज हैपनिंग। देखिए एडवर्ड सेड क्या कह रहे हैं, फेमस ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर हैं, इनका कहना है कि अरब्स ने ऑयल बेचा, पैसा कमाया, लेकिन उस ग्लोबलाइजेशन में उन्होंने वेस्टर्न वैल्यूज को भी धीरे धीरे अपनाया। ऐसे ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से एक ये भी एंगल दिख रहा है कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है वो क्या है? वो एक तरीके से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जिसकी बात सैमुअल पी हंटिंगटन करते हैं। वो कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इस्लामिक सिविलाइजेशन, और इनके बॉर्डर्स पे तो भाई साहब ब्लड होना ही है। कारण शुरुआत किससे की थी मैंने वीडियो की, कि जो चीजें हमें तोड़ती हैं वो कुछ लोगों को जोड़ती हैं। तो अगर सिविलाइजेशनल डिफरेंस आपको तोड़ रहा है तो भाई साहब सिविलाइजेशन कॉमननेस कुछ लोगों को जोड़ भी तो रही है कि नहीं? तो वही यहां पर हो रहा है। मुस्लिम्स एडहर्ट मतलब ये डिसएग्री कर रहे हैं कि भाई वेस्टर्न वैल्यूज के बेसिस पर हम इस्लामिक वैल्यूज को सेकुलराइज नहीं होने देंगे, इस्लामिक वैल्यूज को हमें डिस्टिंक्ट मानकर चलना पड़ेगा। और इसी वजह से एक वेव वो भी है जो कह रही है कि हमें वेस्ट में जगह जगह पर एक्सपेंड करना है इस्लामिक वैल्यूज को, जिससे कि अगर ग्लोबल कल्चर वेस्टर्न नेशंस ने अपना बनाया तो व्हाई कांट इस्लामिक नेशंस और इस्लामिक बिलीवर्स हैव देयर ओन कल्चर ग्लोबली अवेलेबल। तो यानी कि ये जो वेव है और जो काउंटर वेव है ये केवल एक देश की बात नहीं है, इससे बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, राइट? अब कल्चरल नेशनलिज्म इन एशिया देखिए, चाइना के इतिहास में है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, जहां पर चाइना ने देखा ईस्टर्न पार्ट से जापान ने उनको ह्यूमिलिएट किया, एनेक्स किया, वायलेंस किया, उनके कल्चर को थ्रेटन किया। जापान और चाइनीज कल्चर में डिस्टिंक्टनेस है। और यहां पर साउथ साइड से ये ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स ने इनको शोषित किया। अब इसी का इस्तेमाल माओ ने किया, अभी प्रेजेंट टाइम में शी जिनपिंग कर रहे हैं कि चाइनीज यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर। एंड व्हाई इज दे वर टॉकिंग अबाउट कल्चर? बिकॉज कल्चर के बेसिस पर आप एकता ला सकते हो, आप लोगों से एक बड़े कमिटमेंट पर काम करा सकते हो। जैसे जापान अपने कल्चर डिस्टिंक्टनेस पर खेलता है, राइट? जापान में आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखेंगे, लेकिन जापानीज आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर, चाइनीज आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर। जैसे अगर इंडिया में भी चाइनीज कंपनीज होंगी तो अगर आपके कुछ फ्रेंड्स वर्क करते होंगे तो आपको बताएंगे कि ऑफिशियल जो कम्युनिक आता है, मतलब ऑफिशियल जो लेटर्स आते हैं वो मैंड्रिन में भी आते हैं और फिर इंग्लिश में आते हैं। तो मैंड्रिन में तो आएगा ही आएगा, यानी कि वो इसका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज सो दैट दुनिया अब चाइना के कल्चर को पढ़े। चाइना के कल्चर को क्यों पढ़ेगा भाई? जब एक आपने पिछले 30 से 40 साल में इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर अपने आप को बनाया,
तो दुनिया चाहेगी आपके कल्चर को पढ़ना, आपकी सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, फिर कैसे आपकी पॉलिटिक्स काम करती है। तो पीपल शुड बी इंटरेस्टेड इन यू एंड पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन यू ओनली व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस अबाउट यू। अब आप खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में, अपनी यूनिकनेस में, दूसरों को कॉपी कर रहे हो, तो भाई साहब दूसरा क्यों तुम्हें मानेगा, क्यों तुम्हारे हिसाब से चलेगा। तो इसी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, नेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन कल्चर, वो इसी को नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ रहे हैं। यही बातें मैंने आपको बताई। चाइनीज ड्रीम फ्यूल्ड बाय नेशनलिज्म। शी जिनपिंग तो हाइपर नेशनलिज्म का भी इस्तेमाल करते हैं। जब जब उनको लगता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ जनता पर कमजोर हो रही है, तो बस कुछ ऐसा बता दो कि देखो वेस्ट से हमें खतरा है, इधर जापान से हमें खतरा है, याद करो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन को दोबारा नहीं होने देना है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास पावर रहेगी तो चाइना तुम्हें सिक्योर कर पाएगा। अभी मैं इंडिया की स्टोरी पर भी आ रहा हूँ, चाइना की स्टोरी को भी अभी कंप्लीट करना है। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, दोज हु आर फाइंडिंग मी ऑन सोशल मीडिया। नाउ चाइना में रैपिड इकोनॉमिक राइज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, और चाइना दुनिया भर में कॉन्फ्यूशियस सेंटर खोल रहा है। क्यों? लैटिन अमेरिका में कॉन्फ्यूशियस सेंटर खोल रहा है। चाइना उनके आर्मी जनरल, उनके जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेन कर रहा है यहाँ पर चाइना में कि हम तुम्हें अपनी मिलिट्री के बारे में भी ट्रेन करेंगे, तुम्हें मॉडर्न वेपनरी के बारे में भी ट्रेन करेंगे, और साथ में अपने कल्चर के बारे में भी ट्रेन करेंगे। क्यों? जिससे कि हमारा और आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो। तो इंडिया का कल्चरल नेशनलिज्म क्या है? इंडिया के कल्चरल नेशनलिज्म की रूट्स तो हम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में ही देख चुके हैं। जैसे कि अरबिंदो घोष ने कहा कि हमें एक बोल्ड नेशनलिज्म चाहिए, हमें बिलीव करना होगा कि इंडिया नेशन है, एंशिएंट टाइम से कुछ कॉमन कल्चरल लिंकेजेस हमारे पास हैं। हमारी टेरिटरीज अलग अलग हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई इंडियन नेशनलिज्म में इमोशनली कनेक्टेड है इंडियन नेशनलिज्म से, लेकिन है वो अमेरिकन सिटीजन। मतलब आप इंडियन थे पहले, अमेरिका में चले गए, अमेरिका के सिटीजन बन गए, लेकिन जब भी इमोशनल कनेक्ट की बात आती है तो यू आर वेल कनेक्टेड विद इंडिया। क्यों? क्योंकि कॉमन कल्चर है ना, कॉमन लिंकेज है ना। और ग्लोबलाइजेशन से आपको क्या लगता है कि नेशनलिज्म, जो कल्चरल नेशनलिज्म है, वो स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है? तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ग्लोबलाइजेशन से तो वीक हो रहा होगा सर। क्यों? क्योंकि नाउ पीपल आर बिकमिंग ग्लोबल सिटीजन, पढ़ रहे यहाँ पर हैं, जॉब कहीं दूसरे देश में कर रहे हैं, फिर कहीं दूसरे देश में जॉब पर चले गए, तो सर वो अपने आप को तो डिफरेंट एसोसिएशन, अपने अपने अलग अलग देशों से जुड़ाव महसूस करते होंगे। लेकिन देखिए केवल ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से वेस्टर्न सोसाइटीज़ भी हेट्रोजेनस हुई हैं। दुनिया भर से अलग अलग कल्चर के लोग, एशिया से, मिडिल ईस्ट से, लैटिन अमेरिका से पहुंच गए हैं वेस्ट में। ऐसे इंडिया में भी है। तो भाई साहब जब दूसरे देश में जाते हो ना, जब दूसरे के कल्चर के बारे में बात करते हो, समझते हो, तो आपको अपने कल्चरल अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तब आप इंडियन और वो कॉमन कल्चर वाले लोगों से और ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं, मतलब जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर आपके अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है टू नो अबाउट इंडिया। थे इंडिया में तो इतनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन बाहर गए लगा कि यस, अल्टीमेटली जब दूसरे लोग अपने कल्चर के बेस पर एक हो रहे हैं, तो भाई साहब मैं ग्लोबल कल्चर, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की सोचूं या फिर कुछ इंडियननेस की सोचूं जिसके बेस पर मैं इंडियंस के साथ एक हो सकूं। क्योंकि जब तक एक कम्युनिटी नहीं होगी, तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आप सोचो सर नहीं, हम तो नहीं इस बात में पढ़ते सर, हम तो सर ग्लोबल कल्चर, ग्लोबल सिटीजन की बात करते हैं। करिए ग्लोबल सिटीजन, ग्लोबल कल्चर की बात। लेकिन दूसरा, जब पोलैंड में जाओगे, पोलैंड वाले लोग कहेंगे कि पॉलिश जो कल्चरल नेशनलिज्म है दैट इज सुपीरियर देन अदर्स। फिर वहाँ क्या करोगे? वहाँ बताना उनको कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, देखो जी एक ही है। हम करते हैं वसुदैव कुटुंबकम, कि भाई पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन परिवार में अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं, हर एक यूनिट का अपनी कुछ कॉमन आइडेंटिटी, सब वैल्यूज हो सकती हैं जो वो परिवार में सर्व कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से इसकी जरूरत है। हमारे ऊपर जो कॉलोनियल लेगेसी है, अभी तो हम उसी से रिवाइव होने लग रहे हैं। समझिए कि रिवाइवलिज्म हो रहा है। जैसे मैंने हिस्ट्री का एग्जांपल आपको दिया था, तो हिस्ट्री में कितनी सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शंस है ही नहीं हिस्ट्री में, राइट? जैसे आप साउथ में जाते हो, चोलास के बारे में पढ़ते हो, पांडवास के बारे में पढ़ते हो, आप आर्किटेक्चर देख पाते हो कि चलो भाई आर्किटेक्चर ने कुछ तो हमारी अपने पास्ट के बारे में समझ को बचा लिया है, लेकिन कितना कुछ तो ऐसा है जिस पर लिखा नहीं गया, जिसको खो दिया गया है, उसका क्या? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक। जैसे ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं, नहीं, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं।
हमारा तो इंडियन कल्चर ऐसा है कि हम जहां से भी अच्छा सीखने को मिल सकता है उसको सीखो, लेकिन अपने ऊपर प्राउड करो, प्लस अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इकोनॉमी की इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है या फिर सोसाइटी में कुछ डिस्पैरिटीज हैं, कुछ कमियां हैं, तो उनको सुधार करना चाहिए। अब नाउ हाउ मोदी जी इज यूजिंग दिस कल्चरल नेशनलिज्म। अब इसका बेस कनेक्ट किया जाता है संघ परिवार से, हिंदुत्व से। एक्चुअली हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कल्चरल नेशनलिज्म की तो बात करती है, लेकिन एक्चुअली हिंदू शब्द पर देयर आर मल्टीपल ओपिनियंस। वन ओपिनियन इज कि हिंदू वर्ड शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द वर्ड रिलीजन, यानी कि हिंदू शब्द को आप उस तरीके से धर्म नहीं मान सकते जैसे कि आप क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या ज्यूइश को मानते हो। कारण यहां पर कहा जाता है कि हिंदू जो है वो एक पद्धति है जीवन जीने की, और यहां पर कल्चर एक बहुत ही एसिमिलेटिव कल्चर है। इंडियन पेनिनसुला में डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स से हमने अपने आप को एनरिच किया है। इनका मानना है कि जो हिंदू शब्द है तो वो तो सिंधु नदी के इस पार फारसी भाषा में स की जगह ह कह देना, तो वो हिंदू एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है। तो इस ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन में कुछ कल्चरल कॉमननेस देखी जाती है। ये कहा जाता है कि शुरुआत में इवन जब मुस्लिम्स का कन्वर्जन भी हुआ, मतलब हिंदू से मुस्लिम्स बने, अदर धर्मों से मुस्लिम्स बने, तो उस समय पर भी हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया वर फाइंडिंग मोर कॉमननेस इन देम देन मुस्लिम्स इन इंडिया एंड मुस्लिम्स इन सऊदी, राइट। तो तब भी वो कल्चरल जो कॉमननेस है वो हमारा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी था, वो अलग बात है। उसके बाद फिर जो इस वहाबिज्म, सलाफिज्म, उसके बाद प्योरिटी ऑफ इस्लामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, फिर कुछ डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर ये जो आइडिया है, इसका एक आइडिया प्रोजेक्ट करता है कि नहीं, फिर भी कुछ ऐसी कॉमननेस है जो हम सबको एक करती है, राइट। ये उसकी बात करते हैं, नेशनल कल्चर, हमें इसकी बात करें। दिस शुड एक्चुअली डिफाइन आइडिया ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट दे बिलीव इन। अब इस पे जो हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो कहते हैं एंशिएंट पास्ट, कल्चरल वैल्यूज, उसके इनसाइट उसको प्रोजेक्ट होना चाहिए। लेकिन आज की जो मिडिल क्लास है वो कहती है यार वो तो बातें ठीक हैं, लेकिन वी वांट जॉब्स, वी वांट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये कैसे मिलेगी। तो मैंने आपको बताया व्हाट मोदी जी इज डूइंग, 2-in-1 पैकेज। हमें कल्चरली भी अपनी जो पास्ट है उसको रिवाइव करना पड़ेगा, और प्लस हमें प्रोएक्टिव होना होगा, स्मार्ट होना होगा रिगार्डिंग चेंजिंग वर्ल्ड। सो दैट इज हाउ दे आर डूइंग दैट। अब ये माना जाता है एक टाइम पर जो आरएसएस है वो कुछ डॉगमास के हिसाब से चलती थी, लेकिन बीजेपी की जो कुछ कोर लीडरशिप थी, इवन ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी, कहा जाता है कि दे वर फाइंडिंग सर्टेन इश्यूज जहां पर बीजेपी का जो प्रोजेक्शन है वो मोर प्रैग्मेटिक होना चाहिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से। यानी कि सरकार बनानी है तो कुछ यथार्थवादी होना पड़ेगा, रियलिस्ट होना पड़ेगा। केवल हम जो डोगमास हैं या कुछ बिलीव्स हैं, केवल उन बिलीव्स के बेस पर वोट नहीं ले सकते, हमें जनता के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। मोदी जी के टाइम पर कहा जाता है कि मोदी जी वॉज मोर कनेक्टेड टू द एजेंडा ऑफ आरएसएस देन अर्लियर लीडरशिप ऑफ बीजेपी। और इवन जब 2002 गोधरा, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उस समय की जो लीडरशिप थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, शायद उस समय के कुछ जो सीनियर लीडर्स थे दे वर नॉट इवन इन फेवर ऑफ कि नरेंद्र मोदी जी सीएम रहे गुजरात के। लेकिन कहा जाता है उसके बाद वो जो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन मोदी जी, ऐसा बात सामने आई और फिर उसको गुजरात पुलिस ने काउंटर किया, जिस पर फिर फाइनली केसेस भी चलते रहे। तो उसने एक तरीके से मोदी जी को रिप्रेजेंट किया एज अ फिगर हु रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ, और उसके बाद वो अनशेकेबल हो गए इन गुजरात पॉलिटिक्स। और फिर जब समय बदला 2012-13, उस समय इंडिया में एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन के आरोप कांग्रेस पर, तो ऐसे में वी नीडेड वन स्ट्रॉन्ग फिगर। तो जो मैंने आपको बताया था कि जब एंजाइटी होती है तो लोग क्या चाहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग फिगर, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। और फिर मैंने क्या कहा था, पॉपुलिज्म में क्या होता है, सिंपल सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट किए जाते हैं। देखिए ये सिंपल सॉल्यूशंस इसलिए प्रोजेक्ट किए जाते हैं जब तक तुम इलेक्टोरली सक्सेसफुल नहीं होगे, जब तक जनता का मैंडेट तुम्हें नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट में तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, तब तक तुम जो करना चाहते हो वो कर भी नहीं पाओगे। तो उसके लिए कुछ सिंपल सॉल्यूशंस बताने पड़ेंगे, हालांकि जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो सिंपल नहीं होते, राइट। इसी वजह से कहा जाता है ना कि भाई कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिनको जुमला कहा गया, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं भाई साहब जनता को रिझाने के लिए, साथ लाने के लिए कुछ सिंपल बातें भी कही जानी चाहिए। ये ऐसा एक एक्सप्लेनेशन, यही स्टोरी मैंने यहाँ पर आपको बताई। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए एवरी नेशन
can be considered as one cultural packet. Most of the nations can be considered as distinct cultural packets, and there is a wave of cultural revivalism which is going in the world, and same is happening in India. कनेक्ट होता है सैमुअल पी हंटिंगटन के आइडिया से कि सिविलाइजेशनल डिस्टिंक्टनेस मे बी अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड एट द पॉइंट वेयर इंडिया इज स्टैंडिंग वी आर सेइंग दैट सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस डजंट मीन कॉन्फ्लिक्ट. डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट अलग बातें हैं. अलग अलग सिविलाइजेशन अपने आप में प्राउड फील करें, अपना अपना योगदान दे, अपने आप को बढ़ाए और एक एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन बनाए. दैट इज व्हाट इंडियाज कल्चर नेशनलिज्म हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड. आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको. अगर बिल्कुल हो गया क्लियर, जस्ट मेंशन अल्ट्रा क्लियर और वाह इन कमेंट्स एंड यू कैन शेयर योर ओपिनियन. आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और जो नए टॉपिक्स पर आप इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं, डू शेयर इन कमेंट्स. आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड थैंक्स फॉर योर प्रीवियस कमेंट्स. नाउ शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं. क्वेश्चन है, डिस्कस द राइज ऑफ कल्चर नेशनलिज्म इन इंडिया एंड एट ग्लोबल लेवल. ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में. सब कुछ आपको क्लियर है, इसको रेफर करके आप आंसर भी बना सकते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से इंपॉर्टेंट और आपका क्लियर हो जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है ये यूपीएससी मेंस के लिए करंट ट्रेंड्स के हिसाब से.